अभी आपने डाइट के बारे में बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो आपने बताया था कि थायराइड के पेशेंट्स को ऐसा कुछ नहीं कि कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनकी डाइट में शामिल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी, है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, अगर सबसे पहले आयोडीन, मैंने आपको बताया आयोडीन की एक मात्रा है जो आपको लेनी है रोज़। उसके बाद एक सेलेनियम नाम का मेटल होता है, सेलेनियम नाम का हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसका पर्पस होता है T3 से T4 की कन्वर्जन में मदद करता है। जब आपका थायराइड काम करता है तो T3 T4 में कन्वर्ट होता है, उसका पेरिफेरल एक्शन होता है। इसलिए सेलेनियम आपको ज़रूर लेना चाहिए। सेलेनियम आपको अक्सर नट्स में मिलता है, सबसे अच्छे ब्राज़ील नट्स होते हैं, बट हर नट्स में सेलेनियम होता है। सी फूड और सी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर भी ये होता है। और बाद में आपको आयरन आपको अपने शरीर में पूरा रखना है, क्योंकि थायराइड अगर आपको है तो इस पर आयरन मेटाबॉलिज्म पे भी असर पड़ता है। उसी के साथ जिंक ज़रूरी है खाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हमें खाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एक हेल्दी थायराइड ग्लैंड आपका फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। बट सबसे जो ज़रूरी है वो है सेलेनियम और आयोडीन। ओके, और इन किन-किन तरीके के फूड आइटम से मिल सकता है? मैक्सिमम जो आपको मिलते हैं वो होता है सी फूड्स। फिश इज़ अ बहुत बढ़िया सोर्स है आपके लिए इन दोनों चीज़ों के लिए, जिंक के लिए भी और सेलेनियम के लिए भी। और आयोडीन तो आप जानते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं इन सब के अंदर होता ही होता है। जो हमारी वेजिटेरियन ऑडियंस है, उनके लिए आप क्या फूड आइटम सजेस्ट मैंने करेंगे? बताया एग्जैक्टली कि आप नट्स खाइए, और नट्स अगर आप लेंगे उसके अंदर होता है। बाकी हम लोग आजकल ये अंकुरित जो चने और ये सब होता है, इन सब चीज़ों को खाइए। सो अंकुरित दालें खाइए। इन सब चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर पूरे जाएंगे। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं या अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो टैबलेट्स आते हैं, जो सप्लीमेंट्स आते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह करके उसको ज़रूर लीजिए। ओके सर, थायराइड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं अगर आपको थायराइड है तो आपको जूसेस नहीं पीने चाहिए क्योंकि उनमें फाइबर सारा चला जाता है और आपको ना फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, तो ये बात कितनी सही है? देखिए, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका कोई कोरिलेशन थायराइड से, जैसा मैंने आपको बताया कि फाइबर और थायराइड का कोई कोरिलेशन आपस में नहीं है, बट फाइबर आपके गट के लिए वैसे भी अच्छा होता है। तो अगर आप होल फ्रूट्स खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ भी हेल्दी रहती है। और अक्सर आप ये देखिए कि डायबिटीज़ के साथ थायराइड बहुत कॉमन होता है। इस वजह से कई जगह यूट्यूब्स वगैरह पे मना किया जाता है, वो इसीलिए कि अगर आपको थायराइड के साथ डायबिटीज़ है और अगर आप जूस पियेंगे तो आपकी शुगर्स लेवल हे वायर हो जाएंगे। और इस वजह से कोशिश की जाती है कि आप इसको अवॉइड करें, और हमेशा होल फ्रूट खाना बेटर होता है जूसेस से। ओके, ऑल्सो आप एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात कर रहे थे, किस तरह की एक्सरसाइजेस जो हैं वो थायराइड पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? हर तरह की एक्सरसाइज थायराइड पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। अब वो चाहे अगर आप बहुत व्यस्त है तो आप वॉकिंग कीजिए। आजकल सबको कहा जाता है कि 6000 से 8000 स्टेप्स चलिए। बाकी जितनी हाइपरमेट्रिक एक्सरसाइजेज, स्विमिंग हो जाती है, वॉकिंग हो जाती है, प्लेइंग बैडमिंटन, स्क्वॉश, वर्ड साइकिलिंग, जो भी आप करें, हर एक्सरसाइज जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है वो बढ़िया है थायराइड के लिए। ओके सर, जितनी भी हमने अभी बात की, सबसे एक हाईलाइटिंग पॉइंट ये रहा है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के पेशेंट्स के लिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डाइट के बीच में आइडियल जो गैप, मील्स के बीच में जो आइडियल गैप है वो कितना होना चाहिए, तो कितना गैप होना चाहिए मील्स के बीच में? देखिए, जनरली एक हेल्दी इंडिविजुअल को हम कहते हैं कि आप पेट भर के मत खाइए। तो आजकल जो नया हम लोग चलन है, हम ये कहते हैं कि आप दिन से 4 से 5 बार खाइए, पर थोड़ा थोड़ा खाइए। क्योंकि जब आप एक बार में हैवी मील ले लेते हैं तो आप आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमारी ना तो एडिक्वेट एक्सरसाइजेज हैं। अब हम भी खाना खा के अच्छे से मील लेकर ऑफिस में बैठ जाते हैं तो उसके बाद रहता है। तो जनरली 4 से 5 छोटे छोटे मील लीजिए, 3-4 घंटे का गैप रखिए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। ये चीज़ें ज़रूर आपको करनी है। और जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूजन्स करने हैं, वो नट्स एक बार ज़रूर आपको इंक्लूड करना है ताकि आपके थायराइड हेल्थ हेल्दी रहे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फ़िश इंक्लूड करनी है। अगर आप प्योरली वेज है तो अंकुरित दालें आप इंक्लूड कीजिए उसके अंदर, आप फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए। इन सब चीज़ हेल्दी रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जिस पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, स्ट्रेस। अगर आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की एक स्ट्रेस फ्री नींद चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आपके थायराइड पे असर डालता है। और दूसरा, ये वाइस वर्सा है, अगर आपको हाइपोथायराइड है, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो आपको डिप्रेशन होगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, यानी एंजाइटी हाइपरथायराइड में होती है। उसमें आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इसमें आप हाइपर एक्टिव, आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी आप ढंग से सो नहीं रहे हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रेस हैं, तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी।
सर नींद के लिए कुछ एडवाइस दीजिए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि आपने बोला ना कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की जो जनरेशन है, आजकल लोग ना उनको एक सुकून वाली नींद मिल ही नहीं पाती है। इवन वो पेन काफ़ी सारे स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं, वो भी कुछ कभी बार होता है कि वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो कुछ टिप्स दीजिए नींद के लिए। देखिए, मेरा पहला कहना ये है कि नींद की दवाइयाँ ना खाएं ओके। जब तक कि आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि नींद की दवाई ओवर द काउंटर लेना बहुत गलत है, क्योंकि इन सब दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि जब आप लेने लगते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आप कितने दिन ले रहे हैं। अच्छा खाना खाइए, व्यायाम कीजिए और सोच कम करिए। आजकल हमारी जो सोच है वो पूरी स्ट्रेस्ड आउट है, लाइफ में भागना है, जाना है। मैं आज भी पुराने ज़माने की बातें करता हूँ कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइजेज रेगुलर करेंगे, आप अच्छी सोच रखेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आपको नींद हमेशा अच्छी आएगी। आज कोई रीडिंग कीजिए रात को सोते वक्त। जब हम बचपन में जब नींद नहीं आती थी तो हम टेक्स्ट बुक पढ़ने लगते थे और उससे नींद आ जाती थी। इसीलिए इसी प्रकार से आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। आजकल बहुत से वो ऐप्स आ गए हैं जो आपको सोने में मदद करते हैं, जहाँ साइलेंट म्यूजिक बजते हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा अच्छा असर होता है बजाय इसके कि आप कोई दवाई ले सोने के लिए। ओके सर, आपने ऐप्स के बारे में बात की, तो डू यू थिंक कि टेक्नोलॉजी का भी हमारी जितनी भी मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उनमें कोई कंट्रीब्यूशन है? देखिए, थायराइड तो एक्चुअली क्या है, थायराइड जो आपका बीमारी है दैट वो रेगुलेशन के ऊपर है। हमें थायराइड एक, पहले तो मैंने कहा बीमारी नहीं है, एक रिप्लेसमेंट है। देखिए, हमारे पास एक हार्मोन की कमी हो जाती है, हम उसको रिप्लेस करते हैं। अक्सर हमारे पास जो मरीज आते हैं वहाँ सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ये दवाई मुझे सारी उम्र खानी है? तो हम उसको समझाते हैं कि ये दवाई नहीं है, एक रिप्लेसमेंट है। आपकी बॉडी में हार्मोन की मात्रा कम बन रही है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हार्मोन्स को नहीं बना रहे, आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं। सारी उम्र रिप्लेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई दवाई नहीं है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है, कई बार जो लोग थोड़े वजन ज़्यादा होता है, आपने अभी बात करी ऐप्स की, यूट्यूब पे देख लेते हैं कि अगर हम थायराइड की ओवरडोज खाएंगे, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और हमारा वजन कम हो जाएगा। ये गलत है। वो जाते हैं, इस कंडीशन को हम आइट्रोजेनिक हाइपरथायराइड बोलते हैं, जहाँ पे दवाइयाँ खा के वो हाइपरथायराइड स्टेट में चले जाते हैं और उसके अलग इफेक्ट होते हैं। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी का जो ज़्यादा यूज़ है वो आता है शुगर के अंदर, जहाँ पे आपने देखा होगा कि वो सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है, आजकल मॉनिटर्स आ गए। सो थायराइड के अंदर आपको टेस्ट कराना होता है 4 से 6 हफ्ते में। आपका डॉक्टर उसको आपकी दवाई को रेगुलेट करते हैं और जब टारगेट लेवल्स आ जाते हैं तो हम टेस्टिंग के लिए भी फिलहाल 3 से 6 महीने का समय दे देते हैं और जिस डोज पे स्टेबल है वो डोज सालों साल चलती है। ओके जी सर, अभी आपने जैसे मेडिकेशंस के बारे में बात की, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं थायराइड के लिए? सो अगर हम हाइपोथायराइडिज्म से शुरू करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए आप लीवोथायरोक्सिन देते हैं। अक्सर आप इसको एल्ट्रॉक्सिन के नाम से जानते हैं या थायरोनॉम के नाम से जानते हैं। तो इस दवाई की डोज दी जाती है और इसकी जो डोज होती है, बेसिक स्टार्टिंग डोज जो होती है वो TSH के लेवल्स पे होती है, बट रफली 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं रिप्लेस करना। 4 से 6 महीने में इसके TSH के लेवल्स को देखा जाता है और जब वो लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं वहाँ पे रोक दिया जाता है। अब ये डोज वेरिएशन बहुत है। एक मरीज आता है, कहता है जी मैं 25 खा रहा हूँ, दूसरा कहता है जी मैं 125 खा रहा हूँ। ये इंसान के अपने ऑर्गेनिज्म पे, उसके ऑर्गन पे डिपेंड करता है। तो कोई 25 पे सेटल होता है, कोई 125 पे। जब हम बात करें हाइपरथायराइड की, वहाँ पे इलाज के 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तो हम दवाइयाँ देते हैं जिसको कि हम नियोमर्काजोल कहते हैं। ये दवाई दी जाती है जिससे कि थायराइड का जो ओवर एक्टिव थायराइड है उसको कंट्रोल किया जाए। साथ में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, जो हाथ कांपते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। इन सबको हम जनरली 1 साल से 18 महीने तक देते हैं। अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा मरीज रेमिशन में है। अगर कंट्रोल नहीं होता तब हम जाते हैं सेकंड लाइन स्टेप्स के ऊपर। पहला होता है जहाँ पे हम एक सर्जरी कर देते हैं, इससे थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया जाता है। मगर इसमें अक्सर डर होता है कि हमारा पैराथायराइड ग्लैंड भी साथ में चला जाता है। तो उसके लिए हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी बोली जाती है, जहाँ पे एक चावल के दाने के बराबर रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है। आप उसको पीते हैं, वो अंदर जाता है, आयोडीन एब्जॉर्ब होती है और जिस प्रकार से आपके जो भी थायराइड के सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। और ऐसे केस में हाइपरथायराइड खत्म हो जाता है बट मरीज हाइपोथायराइड हो जाता है। तो फिर उसको सारी उम्र वो थायराइड की एक दवा खानी होती है, बट वो कंडीशन बिनाइन है और मैंने जैसा बताया वो रिप्लेसमेंट है। तो रिप्लेसमेंट करते रहिए और मरीज ठीक चलता रहता है, बट जो मार्क्ड सिम्टम्स है वो खत्म हो जाते हैं। सर, अभी आपने बताया था थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की, तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि थायराइड को कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है क्या? देखिए, थायराइड मैंने आपको बताया कि थायराइड होने के 2 कारण हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी
और ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। सो बेसिकली ये दोनों रिवर्सेबल कंडीशंस नहीं है, क्योंकि जब ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म आपको होता है उसमें सबसे उसकी 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आपको हाइपरथायरॉयड के सिम्टम्स आएंगे, बिकॉज आपका ग्लैंड, आपके सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। सो करीब 4 से 6 हफ्ते तक आप हाइपरथायरॉयड की तरह रहेंगे, एंजाइटी, ट्रेमर्स। उसके बाद वो इन्फ्लेमेशन कम होती है एंड जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें आपके सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। सो तब आप हाइपोथायरॉयड हो जाएंगे, और वो एक कंडीशन है क्योंकि जब आपकी अंदर हाइपोथायरॉयड, जब सेल्स ही नहीं है, सो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसमें ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह सेल डिस्ट्रक्ट हो, कुछ पार्ट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सो यू बिकम डेफिशिएंट और आपको वो दवाइयाँ हमेशा खानी पड़ती हैं।